ये इंडेस 102 है, शेयर बेस्ड पेमेंट। चलिए इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ABC लिमिटेड ग्रांटेड 10,000 शेयर टू वन ऑफ इट्स मैनेजर। ठीक, अपने मैनेजर को 10,000 शेयर जिन्होंने दिया है। इन ऑर्डर टू गेट ऑप्शन मैनेजर हैज़ टू वर्क फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर तक मैनेजर को लगातार काम करना पड़ेगा, छोड़े बिना कंपनी। द ऑर्गेनाइजेशन and reduce the cost of production by 10% over the next 3 years. Fair value of option is at granted 95 rupees per share. कॉस्ट रिडक्शन दे रखा है। कॉस्ट रिडक्शन आपकी जो है फर्स्ट ईयर 12% जो कि अचीव हो गई, सेकेंड ईयर नहीं अचीव हुई, थर्ड ईयर अचीव हो गई। हाउ द एक्सपेंस वुड बी रिकॉर्डेड। क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन। ACC लिमिटेड ने 10,000 शेयर टू द मैनेजर। वेस्टिंग कंडीशन दे रखी है, वर्क फॉर 3 ईयर, मस्ट रिड्यूस 10% कॉस्ट रिडक्शन इन 3 ईयर। फेयर वैल्यू ऑफ ग्राउंडेड 95 रुपीज़। परफॉर्मेंस अचीव, फर्स्ट ईयर अचीव, सेकेंड ईयर नहीं हुई, थर्ड ईयर अचीव। रिक्वायरमेंट हाउ शुड एक्सपेंस टू बी रिकग्नाइज अंडर 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर पे आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। शेयर बेस्ड पेमेंट इज एग्रीमेंट इन विच एंटिटी, ठीक है, एंटिटी एग्री टू पे गुड्स और सर्विस रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स ओन इन इक्विटी शेयर और कैश अमाउंट बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ इट्स ओन शेयर। ठीक, वी हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट टू द एम्प्लॉय एंड शेयर बेस्ड पेमेंट टू अदर पार्टीज। दो तरीका है, एक तो आपका इक्विटी सेटलमेंट है, दूसरा कैश सेटलमेंट है। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विच विल बी सेटल्ड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन विच विल सेटल बाई पेइंग कैश बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर प्राइस। एक तो आप इक्विटी शेयर में पेमेंट करेंगे, दूसरा आप कैश में पेमेंट करेंगे बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर प्राइस। इक्विटी शेयर प्राइस के बेस पे कैश में पेमेंट करेंगे। फिर देख लीजिए अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट शेयर बेस्ड प्लान इज कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय और अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, दैट इज ग्रांट डेट। वेस्टिंग condition to fulfilled by the employee to receive share based payment. Employee need to remain in service for 3 years to become entitled share based payment. तो ये वेस्टिंग कंडीशन है। वेस्टिंग डेट क्या होती है? वेस्टिंग डेट इन विच एम्प्लॉय विल इंटाइटल टू रिसीव शेयर बेस्ड पेमेंट, डेट ऑन विच वेस्टिंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड फ्रॉम ग्रांट डेट टू वेस्टिंग डेट। यहाँ पे वेस्टिंग डेट मान लीजिए 31/3/2004 है, तो ये जो है यहाँ पे मान लीजिए 1/4/2003 से, तो ये वेस्टिंग पीरियड हो गया। एक्सरसाइज पीरियड, एक पीरियड विच शेयर बेस्ड पेमेंट कैन बी एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉई। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस एट विच एम्प्लॉय कैन परचेज शेयर इन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड। इट कैन बी ज़ीरो आल्सो। ये शेयर जीरो भी हो सकता है, कुछ पेमेंट भी देकर किया जा सकता है एक्सरसाइज प्राइस। अब देखिए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय, इसकी ये इंपॉर्टेंट है आपका। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटेड यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मेथड लाइक बायोनॉमिनल ब्लैक सॉल मॉडल। दो है, बायोनॉमिनल और ब्लैक स्कॉल मॉडल। इट विल ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको दिया रहेगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय, ये हमेशा दिया रहेगा। इन केस ऑफ एम्प्लॉय सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट टू ESOPs, फेयर वैल्यू ऑप्शन शेयर ग्रांट डेट विल बी कंसीडर। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इन केस इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय ESOPs, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन और शेयर
at the grant date will be considered. In case of cash settlement, share based payment to imply the fair value of SAR share each balance sheet date. तो अगर ESOPs है तो ग्रांट डेट देखेंगे जिस दिन ग्रांट हुआ है, और सार है तो उस दिन बैलेंस शीट डेट देखेंगे। यही कह रहे हैं यहाँ पे। आ जाइए यहाँ पर देखिए, ग्रांट डेट इसके केस में लेंगे और इसके केस में लेंगे बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट कैश सेटल सार के, और ये आपका ESOPs के। तो यहाँ पर ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट, और यहाँ पे बैलेंस शीट डेट। तो ESOPs में ग्रांट डेट देखेंगे और सार में बैलेंस शीट में जो मतलब इक्विटी शेयर की प्राइस रहेगी, फेयर वैल्यू ऑफ सार वो देखेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन या शेयर वो देखेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्ड बाय द एम्प्लॉय, ESOPs is to be booked over the vesting period of SLM basis. Exercise period is not relevant. ठीक है, यहाँ पे ESOPs में जो है इस केस में एक्सरसाइज पीरियड रेलिवेंट नहीं होता है। एक्सरसाइज पीरियड इज़ नॉट रेलिवेंट। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकग्नाइज ड्यूरिंग द ईयर ईच ईयर। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू, ये ESOPs का केस है, ESOPs का केस है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय और इनटू मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। और यहाँ पे जितना दिन वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट, टोटल वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंस ऑलरेडी रिकग्नाइज अप टू द प्रीवियस ईयर्स। If the amount calculated above come negative, then it means the amount of expense to be reversed in that year. ठीक है। Number of employee to expect the condition at each year, total number of employee actually left that till date, employee expected to leave। दो चीज़ें हैं, एक तो टोटल नंबर मान लीजिए 1000 है, छोड़ दिया इन्होंने कितने लोगों ने, मान लीजिए 50 लोगों ने, और एक्सपेक्टेड है कि 40 लोग और छोड़ देंगे, तो ये घटा देंगे ऐसे। तो ये टोटल हो जाएगा 910 तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, वही यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट और एक्सपेक्टेड टू लेफ्ट। ठीक है। वेस्टिंग पीरियड इज कंसिडर एज फॉलोज। यहाँ पर देखिए, इफ़ देयर इज़ ए सर्विस कंडीशन, टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी सर्विस कंडीशन पीरियड। इफ़ देयर इज़ परफॉर्मेंस पीरियड कंडीशन, परफॉर्मेंस नॉन मार्केट लिंक्ड, टारगेट रिलेटेड टू सेल्स अर्निंग, और ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड टू अचीव द टारगेट ऑफ द एम्प्लॉय, टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी रिवाइज एट ईच ईयर एंड, और चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट इफ एज पर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन टारगेट नॉट अचीव, देन ऑल एक्सपेंस टिल डेट रिवर्स कर दिया जाएगा। मार्केट कंडीशन, स्पेसिफाइड मार्केट प्राइस और ग्रोथ इन शेयर प्राइस। यहाँ पर क्या कहता है कि इफ़ द टारगेट प्राइस इज अचीव बिफोर इनिशियली एक्सपेंस पीरियड, देन ऑल रिमेनिंग एक्सपेंस विल बी रिकग्नाइज इमीडिएटली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट। टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड टू अचीव एट ग्रांट डेट। यहाँ पर देखिए मार्केट कंडीशन है, नॉन मार्केट कंडीशन है। यहाँ पर जो सेल्स को बढ़ाना है, कॉस्ट प्रोडक्शन को कम करना, और इसमें जो है प्राइस ऑफ शेयर, ग्रोथ ऑफ शेयर लेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड achievement period at grant date, change in expectation of the target achievement at each year and will be ignored। ठीक है। यहाँ पे change in expectation of target achievement at each year will be ignored and if the target price is achieved before initially expected period, then all remaining expense will be recognized इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लिया जाएगा।
इन द ईयर ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट, जिस दिन अचीव हुआ, मान लीजिए 5 साल है, 5 ईयर है, तो इसमें अगर तीसरे ईयर ही अचीव हुआ है टारगेट क्या है, ग्रोथ इन प्राइस ऑफ शेयर, तो उस दिन पूरा हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, ना कि हम जो है 2 साल में 5 साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो है कंडीशन दे रखी है, इफ़ देयर इज़ कंडीशन मार्क और इफ़ देयर इज़ परफॉर्मेंस कंडीशन, इफ़ देयर इज़ सर्विस कंडीशन, ठीक है। टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी सर्विस कंडीशन पीरियड। और ये परफॉर्मेंस आपका देख रहे हो तो परफॉर्मेंस 2 है, नॉन परफॉर्मेंस, नॉन मार्केट लिंक, मार्केट लिंक प्राइस है और यहाँ पे कॉस्ट है, सेल्स कॉस्ट। इफ़ एज पर द एक्सपेक्टेशन टारगेट विल नॉट बी अचीव देन ऑल एक्सपेंस विल बी रिवर्स। तो देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है, इफ़ द नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन हेंस द टारगेट to achieve cost reduction would be taken while estimating the number of option to be vested, year option fair value of option vested। पहले ईयर देखिए कंडीशन मिट हो गई है, तो आप जो है 10,000 इंटू 95 दे रखा है, यहाँ पर 95 दे रखा है, 10,000 शेयर और 3 ईयर दे रखा है, तो 3 ईयर से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। 10,000 95 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 3,16,667, ये आ गया आपका। सेकेंड ईयर में यहाँ पर जो है नॉट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन फ्यूचर, ये 8%, तो नॉट एक्सपेक्टेड, तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा, यहाँ पर देखिए आपने इतना रिकॉग्नाइज़ किया था, टोटल कितना था 10,000 इंटू 95, ये हो गया 9,50,000, डिवाइडेड बाई करेंगे तो 3,16,667 आएगा। अब ये जितना है इसको रिवर्स कर देंगे, ये वाला जितना हमने खर्चा रिकॉग्नाइज़ किया था, ये 9.5 लाख नहीं, ये 3,16,000 समथिंग, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री करेंगे हम, आपका जो है लायबिलिटी डेबिट टू इक्विटी बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये आपका जो रिवर्स है शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, इसको रिजर्व के नाम से भी देखते हैं, ये डेबिट हो जाएगा। और इक्विटी बेनिफिट एक्सपेंस ये क्रेडिट कर देंगे। अगर ये डेबिट करना होता तो इक्विटी बेनिफिट एक्सपेंस ये होगा डेबिट, और टू जो है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, ये आपका हो जाएगा, और यहाँ तक हो गया। अब जो है थर्ड ईयर में क्या कह रहे हैं, थर्ड ईयर में अचीव हो गया। थर्ड ईयर में जब अचीव हुआ है तो जितना हमने खर्चा लेना था, यहाँ पर भी लेना था 3,67,000 16,000, 3,16,000 यहाँ पे भी लेना था, 3,16,000 यहाँ पे टोटल लेना था, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कर दिया था तो टोटल बचा 9.5 लाख। तो 9.5 लाख इकट्ठा हम यहाँ पर दिखा देंगे, यही हम क्वेश्चन में भी है आपका। यहाँ पर देखिए टोटल वेस्टिंग पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज फॉलो, इफ़ सर्विस कंडीशन, इफ़ परफॉर्मेंस कंडीशन, नॉन मार्केट लिंक, नॉन मार्केट लिंक में प्रोडक्शन कॉस्ट, अर्निंग और सेल्स आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट, अर्निंग और सेल्स नॉन मार्केट, ये सब मार्केट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर मार्केट से लेना देना है शेयर प्राइस ग्रोथ और शेयर मार्केट प्राइस। अगर इफ एक्सपेक्टेशन टारगेट विल नॉट बी अचीव देन ऑल एक्सपेंस विल बी रिवर्स, यही हमने रिवर्स 3.5 लाख जो हमने रिकॉग्नाइज़ किया था, ये रिवर्स कर दिया था हमने सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इफ टारगेट ये जो मार्केट रिसिप्ट है, तो जिस दिन ये रिसिप्ट होगा वो इमीडिएटली जो है इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाएगा। इसमें 3 साल का वाला नहीं देखा जाएगा, दूसरे साल में ही हुआ तो मार्केट लिंक्ड अगर कंडीशन है, परफॉर्मेंस कंडीशन, अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, ग्रोथ इन प्राइस ऑफ शेयर और अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मार्केट प्राइस। टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड अचीवमेंट पीरियड एट द ग्रांट डेट। चेंज इन एक्सपेक्टेड टारगेट अचीवमेंट ईच ईयर विल बी इग्नोर्ड, यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा।
जो है चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट अचीवमेंट एट ईच ईयर एंड विल बी इग्नोर्ड इफ टारगेट प्राइस इज अचीव्ड बिफोर इनिशियली एक्सपेक्टेड पीरियड देन ऑल रिमेनिंग एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। अगर 5 साल पहले शुरू में इनिशियली आपने किया था तो अगर ये अचीव 3rd ईयर में हो गया तो आपका जो है 3 साल में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देंगे। और देखिए जैसे यहाँ पर ये था आपका इक्विटी सेटल ऑफ एम्प्लॉय जो है ये इसमें जो है आपने लिया था ग्रांट डेट फेयर वैल्यू का ग्रांट डेट लिया था फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। उसी तरह यहाँ पर जो है सार के केस में स्टॉक एप्रिसिएशन राइट में आप लेंगे फेयर वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट फेयर वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये सारा और उसके केस में अंतर होगा।